हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरओ के एग्जाम के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कच्चे तेल की कीमतें, ऑप्शन बी है तांबे की भविष्य की कीमतें, ऑप्शन सी है सोने की भविष्य की कीमतें, या शिपिंग दर सूचकांक। ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आप बताएंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर में तेल को आयात करने से संबंधित प्रमुख बेंचमार्क है ब्रेंट इंडेक्स, और ये किससे संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? ऑप्शन ए है ढाका से गुवाहाटी के बीच में, ऑप्शन बी है ढाका से चटगांव के बीच में, ऑप्शन सी है ढाका से कोलकाता के बीच में, या ऑप्शन डी है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ये ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये भारत और बांग्लादेश में चलती है, बांग्लादेश के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, और ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के बीच समझौते के बाद मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ये तीसरी ट्रेन है। तो बताइए शाबाश, कौन कौन से शहरों के बीच में चलती है? मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? ढाका और कोलकाता के बीच में कौन सी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। कोलकाता और खुलना के बीच में चलती है बंधन एक्सप्रेस। कौन सी चलती है? बंधन एक्सप्रेस। और ये है मिताली एक्सप्रेस, ये चलती है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कोलकाता की न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है मिताली एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। इस तरह से किया जाता है भांड पाथर। इसकी एक झलक आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित है? भांड का अर्थ होता है मसखरा, और पाथर का मतलब होता है नाटक। इस तरह के नाटक जिनमें मसखरा यानी व्यंग्यात्मक नाटक जो है उन्हें कहा जाता है भांड पाथर। और ये जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है भांड पाथर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से किया जाता है। ये एक व्यंग्यात्मक नाट्य है। पुराने टाइम के जो राजा के दरबार में या फिर आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो भी सरकारी अफसर होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार से संबंधित ये नाटक है। तो उनमें उनसे संबंधित टॉपिक पे व्यंग्य किया जाता है इस नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन देख लीजिए। गुजरात के द्वारा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश द्वारा, या ऑप्शन डी दिल्ली के द्वारा। ई राशन कार्ड सेवा किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 4 का आप सही आंसर बताएंगे। ये शुरू की गई थी 27 मार्च 2015 को। 27 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। ई राशन कार्ड सेवा का उपयोग करके ऑनलाइन आप राशन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड का आवेदन। इसके अलावा ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कि खाद्यान्न उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा जो है खाद्यान्न की कीमतें भी इससे आप पता कर सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड उपलब्ध कर सकते हैं, खाद्यान्न का पता लगा सकते हैं और खाद्यान्न की कीमतों का भी पता ई राशन कार्ड सेवा के द्वारा लगा सकते हैं। और ये सबसे पहले 27 मार्च 2015 को दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? 12 हृदय शहर जो चुने गए थे उनमें से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आगरा, गया, पुरी या वारंगल? हृदय सूची के रिलेटेड जो शहर हैं में शामिल शहर में क्या किया गया है, जो भी शहर हैं उनमें जो प्रमुख इमारतें हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हृदय पहल की शुरुआत की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी को शामिल किया गया है। आगरा इसमें शामिल नहीं है। मथुरा और वाराणसी को शामिल किया गया है जबकि आगरा इसमें शामिल नहीं है। बाकी गया, पुरी और वारंगल इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगरा ना होकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना इसे कब चलाया गया था? 15 अगस्त 1996 से चली आ रही योजना है ये। इसका उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन बी है नदियों को परस्पर जोड़ना। ऑप्शन सी है नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो बताइए शाबाश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांगों को एकत्रित करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उसके लिए उन्हें 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राशि प्रदान करना ये सब इसमें शामिल है संगम योजना के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप बताएंगे। वन धन योजना इसे कब शुरू किया गया था? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, नागालैंड को, मिजोरम को, मेघालय को और मध्य प्रदेश को। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? बताइए शाबाश। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नागालैंड को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। और वन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब शुरू की गई थी? 14 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया था। अखिल भारतीय अभियान जिसका नाम था एक पहल, ये किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है न्याय आपके द्वार से, ऑप्शन बी है टीकाकरण से, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत से या ऑप्शन डी हरित ऊर्जा के प्रयोग से। कानून मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कानून मंत्रालय और नालसा के द्वारा, इन दोनों के मिलकर ये शुरू किया गया है। और हमें बताना है कि अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित था? ये तो ये संबंधित था न्याय आपके द्वार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्याय आपके द्वार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? बताइए शाबाश। अब्राहम समझौता किन के बीच में हुआ था? अरब देशों में शांति समझौता है ये एक। इजराइल के साथ अरब देशों का समझौता ये है। तो अरब देश कौन कौन से शामिल थे इसमें? एक तो इजराइल हो गया। अरब देशों में कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? और इसकी मध्यस्थता किसने निभाई थी? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। इसके बाद जिन देशों के साथ ये समझौता हुआ है, इजराइल में अपनी एम्बेसी खोल सकते हैं। कौन कौन से देश थे? वो थे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब्राहम समझौता इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मध्यस्थता निभाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए शाबाश। भारत में पहला रबर टायर आधारित ऐसी मेट्रो, देखिए यहाँ पे आप, ये मेट्रो है और इसके रबर के टायर बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। रबर आधारित टायर आधारित मेट्रो कौन सी है जिसमें रबर के टायर लगे होंगे? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, अहमदनगर में, ऑप्शन बी है सूरत में, ऑप्शन सी है वडोदरा में, ऑप्शन डी है नासिक में। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? सबसे पहले इस प्रौद्योगिकी का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था पेरिस से। ये प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली ऐसी ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? वो चलाई गई थी कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इस ट्रेन को क्या कहा जाएगा? नियो ट्रेन। ये आप याद रखेंगे, नियो ट्रेन के नाम से इसे जानेंगे। सबसे पहले इस प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी पेरिस में, लेकिन पूर्ण रूप से इस तरह की मेट्रो रबर के टायर वाली नियो ट्रेन कहाँ पे चलाई गई थी? कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और भारत में ये महाराष्ट्र के नासिक में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में बनाया जा रहा है। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, लिमा पेरू, ऑप्शन बी है शिमला भारत, ऑप्शन सी है डेक्कर सेनेगल के डेक्कर में, या ऑप्शन डी डबलिन में आयरलैंड में। डबलिन कहाँ है? आयरलैंड में। डेक्कर सेनेगल में, शिमला है भारत में और लिमा पेरू की राजधानी है लिमा। तो बताइए शाबाश, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ, आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे? अगर भारत की हम बात करें कि राष्ट्रीय आलू केंद्र संस्थान कहाँ है, तो वो हो जाएगा शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में, कुफरी में। कौन कौन गया है शिमला में घूमने? कमेंट करके बताइए हमें। ये है भारत का आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ये इसकी एक इमेज है, देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिमा पेरू। अगर राष्ट्रीय पूछे तो शिमला हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो लिमा पेरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक इमेज है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? कौन कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन ए है स्ट्राइड, ऑप्शन बी है स्ट्राइव, ऑप्शन सी है संकल्प, या ऑप्शन डी सेरेस। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइड योजना यूजीसी के द्वारा चलाई गई है, विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना, अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। स्ट्राइड योजना ये चलाई जा रही है यूजीसी के द्वारा, यानी विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा, और इसका उद्देश्य युवाओं में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। बाकी तीनों की तीनों योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है। तीनों योजनाएं किससे संबंधित है? कौशल विकास से। और ये तीनों ही योजनाओं का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 2, 3 और 4 कौशल विकास से संबंधित है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित, यहाँ पे आप लिख लीजिए नहीं है। कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित नहीं है? तो स्ट्राइड जो है कौशल विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक
इस सूचकांक में उन देशों की सूची को निकाला जाता है जिन देशों को जलवायु यानी जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, लू है, इन सब से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, जोखिम पहुंचता है, वो देश इस सूची में सबसे ऊपर स्थान रखते हैं। अगर प्रथम 10 देशों की अगर बात करें तो 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 2022 में 10वां स्थान है। इससे पहले भारत का 7वां स्थान था, भारत ने सुधार करते हुए 10वें स्थान को हासिल किया है। तो ये जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा। भारत का 2022 में भारत का स्थान है 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई है। नीचे कुछ पुस्तकें दी गई है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडियाज पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है इमर्जिंग इंडिया, या ऑप्शन डी द इंडिया स्टोरी। ये चारों की चारों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, विमल जालान के द्वारा, और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जुलाई 2021 में कौन सी प्रकाशित हुई है। चारों इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन जुलाई 2021 में कौन सी प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी द इंडिया स्टोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी 2021 में प्रकाशित हुई थी, और ये चारों की चारों आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल विमल जालान के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, देख लीजिए। 2001 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2009 में, या ऑप्शन डी 2013 में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप बताएंगे। और इसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, एनडीएमए। एनडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम के टाइम की गई थी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना की गई थी, और ये कब हुआ था, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, कांगो द्रोणी के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है, ऑप्शन सी है नैतिकता का घोषणा पत्र है, या ऑप्शन डी है परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत है। तो जिबूती आचार संहिता क्या है, बताइए शाबाश। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और जो भी स्टूडेंट आरओ या फिर किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करें, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एक समूह है, उसी से संबंधित है जिबूती आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है। झिनी झिनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है। नाम देखिए आप, कितना सुंदर नाम दिया है, झिनी झिनी बिनी चदरिया उपन्यास है ये, और किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झिनी झिनी बिनी चदरिया ये बनारस के जो बुनकर हैं उनके जीवन पर आधारित है उपन्यास, कि उनका जीवन कैसा होता है। और इसको लिखने से पहले अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह ने 10 वर्षों तक उनके बीच में रह के उनकी ज़िंदगी को समझा था, उसके बाद में इस उपन्यास को लिखा था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। झिनी झिनी बिनी चदरिया ये उपन्यास है, और ये वो बुनकर है बनारस की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है जहाँ, और उन्हीं बुनकरों के जीवन पर आधारित है झिनी झिनी बिनी चदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए शाबाश। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देहरादून में है, नई दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, या वाराणसी में है। शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, इसका आवास मंत्रालय के द्वारा।
शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा भारत शहरी वेधशाला को स्थापित किया गया है और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए शाबाश, कौन सा इसमें से? एक तरफ हमें ये नाम दिए गए हैं चिन्नी और चुकंदर, दूसरी तरफ दूसरा है शहद। शहद में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोस। कपास में सेल्यूलोस, दुग्ध में लैक्टोस। तो कौन सा किसके अंदर? चुकंदर में क्या पाया जाता है? चीनी। क्या ये सही है? चुकंदर से चीनी बनती है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है शहद, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोस, ये भी सही है। तीसरा है कपास, इसमें सेल्यूलोस और दुग्ध में लैक्टो। दूध और दूध से बने उत्पादों में क्या पाया जाता है? लैक्टोस। तो चारों ही करेक्ट है। कौन कौन से सही हो जाएंगे? 1 2 3 4, चारों की चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चुकंदर से हम चीनी प्राप्त करते हैं, गन्ने से भी ज्यादा चीनी किस में पाई जाती है? चुकंदर में। शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोस, कपास में सेल्यूलोस और दुग्ध में लैक्टोस। दुग्ध और दूध से बने सभी पदार्थों में लैक्टोस पाया जाता है। तो चारों के चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन हमें करना है। ये जो 4 फल हमें बताए गए हैं, आम है, लीची है, नारियल है, सेब है, हमें बताना है कि कौन सा किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमें दिए गए हैं, तो कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए शाबाश। एक आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, नारियल। नारियल कहाँ होता है? केरल में। तो सी का क्या होगा? 2। सी का 2 किस में है? देख लीजिए, 1 में ही है। देख लीजिए, 1 का ही अगर आपको पता होगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारियल केरल में, आम उत्तर प्रदेश में, लीची बिहार में और सेब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सेब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उगाया जाता है। आम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में लीची सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, बिहार में, और केरल में नारियल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आरओ के प्रीवियस ईयर में पिछले लगभग 10-12 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस सीरीज में हम सारे कंप्लीट करेंगे। 2023 में आरओ का एग्जाम आने जा रहा है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म निकलने के बाद आप तैयारी करेंगे तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। आरओ के अलावा वीडियो के पेपर के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।